Hello friends, I am Yogendra Agarwal and you are watching your own YouTube channel Commerce Mantra by Yogendra sir. फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको जो छोटी छोटी सी बात बताने वाला हूं वो आपको 25 to 30 मार्क्स दिलाने में हेल्प करने वाली हैं। अगर मैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बोर्ड एग्जाम की बात करूं, जी हाँ, ठीक सुना आपने, 25 से 30 नंबर दिलाने में आपको मदद करने वाली हैं। आज मैं बात करने वाला हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी बैलेंस शीट की। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट 11th क्लास में पढ़ा है। 11th क्लास में जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने की बात करते थे तो वहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब आपके लिए होता था ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। लेकिन अब हमें इससे आगे चलकर कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना है, और जब हम कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारी 4 चीज़ें मुख्य रूप से इंक्लूड की जाती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बैलेंस शीट की, फिर हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की, फिर हम बात करते हैं नोट्स टू अकाउंट्स की, और उसके बाद अंत में हम बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की। ये क्या है, इनके बारे में भी जो छोटी छोटी सी बातें हैं वो मैं बताऊंगा। जो कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को रहता है वो मैं दूर करने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत ध्यान से देखने की है। अगर आपने स्किप करके देखने की कोशिश की तो जो छोटी बातें मैं बीच बीच में बताऊंगा डेफिनेटली आप उसे मिस कर जाएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए और स्किप करके मत देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर कीजिए और इसे लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं बैलेंस शीट की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप देख सकते हैं मैंने आपके सामने परफॉर्मा बनाया हुआ है। काफ़ी मेहनत लगी है, बोर्ड छोटा है और परफॉर्मा बड़ा है, एडजस्ट करके बनाया हुआ है, थोड़ा छोटा छोटा लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है मैंने आपको ये बताया। अब उसके बाद में एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, ये 25 to 30 मार्क्स कैसे हमें दिलाने में मदद कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा एक कंपनी अकाउंट का पोर्शन है, अकाउंट्स ऑफ कंपनी एक पूरी बुक है। अगर हम एक पर्टिकुलर राइटर की बात करें, बुक वाइज बांटा हुआ है, 20 मार्क्स का है, और वो 20 मार्क्स में कंपनी की ही बात होती है। इसका मतलब अगर आपको कंपनी का परफॉर्मा समझ में आया हुआ है तो निश्चित रूप से आपको वहां के वो जो 20 मार्क्स हैं वो दिलवाने में मदद करेंगे। एक टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं अगली नेक्स्ट वीडियोस में जो बहुत महत्वपूर्ण है। 4 मार्क का क्वेश्चन तो आता ही आता है वहां से हर बार, कि हमारी कौन कौन से कंपेरेटिव स्टेटमेंट कैसे बनते हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट कैसे बनते हैं। उसके लिए भी हमारा ये परफॉर्मा या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जरूरी है जानना और समझना। केवल रट देने से भी काम नहीं चलेगा। तो मैं आज आपको इन सब की जो छोटी छोटी सी बातें हैं जिन्हें हम इग्नोर करके चलते हैं और फिर उसको याद करने की कोशिश करते हैं और याद वो होता नहीं है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने डिटेल करने की कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं इस बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट आप लोगों ने 11th में सुना भी होगा, और मेरी वीडियोस अगर आपने पहले देखी है, नए नहीं हैं आप, तो मैंने वहाँ बता भी रखा है 2 तरह से बैलेंस शीट बनती है। एक तो हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट हम बनाते हैं और एक वर्टिकल बैलेंस शीट हम बनाते हैं। पहले कुछ समय पहले तो हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कोई सी भी बैलेंस शीट बना लेते थे, लेकिन अभी कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार हमें केवल और केवल वर्टिकल बैलेंस शीट ही बनानी होती है। अगर हम किसी कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हैं तो वर्टिकल बैलेंस शीट ही बनानी होती है। हाँ, अगर हम पार्टनरशिप फर्म की बना रहे हैं, अगर हम बाकी किसी और ऑर्गेनाइजेशन की बना रहे हैं या प्रोप्राइटरशिप में बना रहे हैं, आज भी वहाँ हॉरिजॉन्टल बनती है। अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में अंतर क्या है, अगर मैं आपको इसे समझाना चाहूँ तो बहुत आसान शब्दों में मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जब हम वर्टिकल की बात करते हैं तो हमारी लाइबिलिटीज और एसेट ऊपर नीचे ही आती हैं, यानी कि एक ही कॉलम हमारा पर्टिकुलर्स का बना हुआ है। सबसे पहले हमारी लाइबिलिटीज लिखी हुई है और फिर हमारी एसेट लिखी हुई है। लेकिन हॉरिजॉन्टल में क्या होता था, हमारी 2 साइड बनती थी, एक लाइबिलिटी साइड और एक एसेट साइड। सारी एसेट उसमें आती थी और ये
अब मैं यहां पर एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करूंगा, आपको याद रखनी है 1 मार्क का क्वेश्चन के हिसाब से भी और फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बोर्ड प्रैक्टिकल जब होता है वाइवा उसके हिसाब से भी। हमारा जो ये बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है। ये क्या है फिर? बैलेंस शीट तो हमारा एक स्टेटमेंट है। दूसरी बड़ी बात, जब आप एग्जाम में जाएंगे, ये जो बैलेंस शीट है ये कब बनाई जाती है, कितने समय के लिए बनाई जाती है? एक क्वेश्चन ये बड़ा फेवरेट सा है टीचर्स का भी, अगर आप कल कहीं जॉब करने जाएंगे वहां भी ये बड़ा फेवरेट सा क्वेश्चन होता है। तो भाई ये बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डे पर बनाई जाती है, एक पर्टिकुलर डे के लिए बनाई जाती है, उसी दिन के लिए सच होती है, उसके आगे पीछे नहीं। तो इसीलिए हम टाइटल में क्या लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं बैलेंस शीट एज एट। ये इसीलिए लिखा है क्योंकि ये एक पर्टिकुलर डे पर बनाई गई है और वो डे हमारे नॉर्मल क्वेश्चंस में भी आप देखेंगे 31 मार्च होता है। तो 31 मार्च के दिन ये बैलेंस शीट बनाई जाती है, उसी दिन के लिए सच भी होती है। तो हमारी बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं। दूसरी बात, ये एक पर्टिकुलर डे के लिए बनाई जाती है, एक पर्टिकुलर डे पर ही ये सच होती है। ये बात आपको दिमाग में रखनी होगी। अब जब हम बैलेंस शीट की बात करते हैं तो बैलेंस शीट में होता क्या क्या है? तो बैलेंस शीट में 3 चीजें हम देखेंगे और वो 3 चीजें हैं, एक तो लायबिलिटी, एक हम देखते हैं एसेट और एक हम इक्विटी। अगर मोटे तौर पर देखें तो बैलेंस शीट में 2 ही चीजें होती हैं, एसेट एंड लायबिलिटी। लेकिन लायबिलिटी हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, वन इज इक्विटी एंड अदर वन इज अदर लायबिलिटीज। तो हम लायबिलिटी को 2 रूप में बांट करके देख रहे हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसलिए टाइटल भी क्या लिखा है, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। ठीक है, तो इक्विटी एंड लायबिलिटी, अब इनका अंतर बताऊंगा, पूरा एक एक चीज समझाऊंगा, चिंता नहीं करिए। इसके बाद में जब हम बात करते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी की, तो इसमें इक्विटी का क्या मतलब है, लायबिलिटी का क्या मतलब है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देकर के बताता हूं। मान लीजिए आप अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं? 2 ही तरीके आपके पास हैं। आपको जो पैसा लगाना है, या तो आपकी अपनी पॉकेट का पैसा है, यानी कि आपका अपना पैसा है, या आप कहीं से बोरो करेंगे, लोन लेंगे या कोई और व्यवस्था करेंगे। अगर मैं आपको मेरी लायबिलिटी जिसमें मैंने समझाई है वो वीडियो याद है, तो वहां पर मैंने बता रखा है इंटरनल लायबिलिटी एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी, 2 तरह की लायबिलिटी हमारी हो सकती है बिजनेस की। तो वहां मैंने इसको डिटेल करके समझाया हुआ भी है। यहां पर हल्का सा आइडिया दे रहा हूं। एक तो मालिकों का अपना पैसा है और दूसरा वो मालिक कहीं से बाहर से बोरो कर सकते हैं उस अमाउंट को। तो अगर अपना पैसा है तो उस पैसे को तो हम इक्विटी कह रहे हैं। यहां उसका नाम कंपनी की बैलेंस शीट में हमने रखा हुआ है शेयर होल्डर फंड्स। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी पूरा एक टाइटल लिया, उसके बाद उसमें हमने शेयर होल्डर फंड पहला टाइटल लिया। शेयर होल्डर फंड मतलब मालिकों का पैसा, ऑनर्स कैपिटल है ये। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है हम इसकी बात करेंगे। तो भाई हम यहां पर सबसे पहले शेयर कैपिटल, अब हम शेयर कैपिटल को यहां पर लिखेंगे। शेयर कैपिटल, सपोज करिए आपकी एक छोटी सी कंपनी है, 500 करोड़ रुपए की आपकी शेयर कैपिटल है। अब आपने 500 करोड़ रुपए की शेयर कैपिटल को यहां लिख दिया, लेकिन शेयर कैपिटल तो हम जानते हैं एक से ज्यादा तरह की होती है। वो प्रेफरेंशियल शेयर भी हो सकते हैं, वो इक्विटी शेयर भी हो सकते हैं, है ना। अब इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंशियल शेयर है, कितने शेयर है, ये कैसे पता चलेगा, कौन बताएगा? तो भाई यहां तो केवल एक शब्द लिखा हुआ है, शेयर कैपिटल। हम यहां पर अब एक नोट नंबर, ये जो नोट नंबर है ना, इसका क्या काम है, वो यही काम है। मान लो आपने नोट नंबर 1 में डिटेल दे रखी है कि इस शेयर कैपिटल में क्या क्या है, कितने इक्विटी हैं, कितने प्रेफरेंशियल हैं, ठीक है। अब ये डिटेल आपको इस बैलेंस शीट में लिखने की बात जरूरत नहीं है, इसके नीचे जो आप नोट्स टू अकाउंट देंगे उनके वहां पर आप इसे लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने एक नोट नंबर लिखा, उस नोट नंबर में उसकी डिटेल मिल जाएगी। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। नोट नंबर जो मैंने लिखा है, ये जो सेकंड कॉलम है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमारा कंपनी एक्ट कौन सा है, 2013, उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। अब हमें उसी को ही फॉलो करना है। इससे पहले कंपनी एक्ट था हमारा 1956,
तो 1956 के अनुसार बैलेंस शीट जब बनती थी उसमें हमें कुछ छूट थी, उसमें हम थोड़ा सा अलग तरीके से बैलेंस शीट बना लेते थे। लेकिन अभी हमें जो परफॉर्मा फॉलो करना है वो शेड्यूल 3 के अनुसार ही बनाना है, पार्ट 1 शेड्यूल 3, ठीक है। तो इसके बाद में हम नेक्स्ट की बात करें तो क्या लिखा, रिजर्व एंड सरप्लस। ये रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है भाई? तो रिजर्व एंड सरप्लस हमारे डिफरेंट टाइप के प्रॉफिट हो सकते हैं। अब ये कैपिटल रिजर्व हो सकता है, ये जनरल रिजर्व हो सकता है, या किसी और रूप में हमारा प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इस तरह से हो सकता है, हो किसी भी रूप में, लेकिन है हमारा प्रॉफिट ही। तो इस प्रॉफिट को हम रिजर्व एंड सरप्लस में यहां दिखाएंगे। फिर से वही बात कि यहां तो एक टाइटल लिखा है रिजर्व एंड सरप्लस, अब इसमें कितना कैपिटल रिजर्व है, कितना हमारा जनरल रिजर्व है, कितने प्रॉफिट स्टेटमेंट का बैलेंस है, क्या है, इसकी डिटेल कहां से मिलेगी? तो हम क्या करेंगे, नोट नंबर। अब इस नोट नंबर में हम जाकर नोट्स पे अकाउंट में दे देंगे उसकी डिटेल, इसमें क्या क्या चीज है। आई होप अब मेरी इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये नोट नंबर का इंपॉर्टेंस ये है कि ये हमें हर आइटम की डिटेल देगा। ये बात अब आपको कहीं से रटने की जरूरत नहीं। इसके बाद हमारा थर्ड टाइटल, ये शेयर होल्डर फंड की मैं बात कर रहा हूं। शेयर होल्डर फंड की जब मैं बात कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, मालिकों का पैसा, ऑनर्स कैपिटल। इसमें नेक्स्ट है हमारा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। तो मैंने जब मैंने कंपनी अकाउंट की वीडियो डाली थी उसमें मैंने इसको बड़े डिटेल में बता रखा है कि वारंट क्या है, शेयर वारंट क्या है। तो आप अभी के लिए इतना ही सोचिए कि जैसे शेयर कैपिटल है, जैसे शेयर्स है, ऐसे ही शेयर वारंट है। आपको पैसा मिला लेकिन वो शेयर कैपिटल के अगेंस्ट नहीं, शेयर्स के अगेंस्ट नहीं, शेयर वारंट के अगेंस्ट मिला है आपको, मतलब कंपनी को। तो ठीक है, उसको यहां लिखेंगे। आपको क्वेश्चंस में कम ही दिखाई देगा, प्रैक्टिकली अगर मैं बताऊं आपको, जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने ये कम ही दिखाई देगा। इसके बाद में हम बात करें सेकंड, ये हमारा पहला पॉइंट पूरा हुआ। हमारा टाइटल मेन क्या है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। लेकिन इस इक्विटी एंड लायबिलिटीज में हमारे इन पॉइंट्स के बाद जो हमने शेयर होल्डर फंड के रूप में पढ़े, हमारा नेक्स्ट है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अब ये क्या चीज होती है भाई, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तो हम जब शेयर के लिए कहते हैं लोगों से आओ हमारी कंपनी के शेयर खरीदो, तो ऐसा तो है नहीं कि एकदम से ही शेयर लोग आएंगे और खरीद लेंगे, उसमें एक प्रोसेस होता है। हमने लोगों से कहा कि भाई हमारे कंपनी के आओ शेयर खरीदो। अगर वो खरीद लें और हम दे भी दें, दो चीजें हैं, वो खरीद लें और हम दे दें, मतलब अलाउड कर दें, ये आपको दे दिए, तो प्रोसेस पूरा हो जाता है। लेकिन अगर अभी प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है, हमने कह दिया खरीदो और उन्होंने एप्लीकेशन मनी हमें भेज दी कि लाओ जी हमें अपनी कंपनी के शेयर दे दो, लेकिन अभी हमने उन्हें अलॉट नहीं किए हैं, टेक्निकली अगर बोलो अलॉट नहीं किए हैं, तो वह पैसा कहां दिखाएं हम? हमारी तो डेट आ गई है बैलेंस शीट बनाने की 31 मार्च। अगर डेट नहीं आए तो प्रोसेस चलता रहेगा, लेकिन अगर बीच में डेट आ गई, अब कहां दिखाएंगे इसे भाई? तो इसे दिखाने का तरीका ये टाइटल डाल करके, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अब हमारी हम एक्सटर्नल लायबिलिटीज की बात करते हैं भाई। एक्सटर्नल लायबिलिटीज की जब हम बात कर रहे हैं तो यहां पर दो तरह से लायबिलिटीज को हमने बांट दिया है, मतलब फॉर्मेट में बांट दिया गया है। पहला है हमारा ये नॉन करंट लायबिलिटीज और दूसरा है करंट लायबिलिटीज। तो नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या आएगा और करंट लायबिलिटीज में क्या आएगा? नॉन करंट लायबिलिटीज में अगर कोई आइटम आ रहा है तो क्यों आ रहा है, मेरा मतलब कहने का ये है कि नॉन करंट लायबिलिटीज को देखकर पहचानेंगे कैसे कि ये नॉन करंट है, कैसे पहचानेंगे कि ये करंट लायबिलिटी है? तो स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं नॉन करंट लायबिलिटी की, तो मैं बड़ा सीधे शब्दों में यहां कह देता हूं, क्योंकि यहां मेरा डिटेल कराने का मन नहीं है, इस वाले चीज को यहां डिटेल कराने की जरूरत नहीं है। आपने जो सुन रखा है उसी को ही मैं एक्सप्लेन करता हूं। 12 मंथ से कम में अगर किसी का पेमेंट हमें करना है, अगर कोई लायबिलिटी हमें पे ऑफ करनी है 12 मंथ से कम में, तो हम क्या कह देते हैं कि ये करंट लायबिलिटी है। अगर 12 मंथ से ज्यादा में करनी है तो फिर हम कह देते हैं कि ये कैसी लायबिलिटी है? यस, नॉन करंट लायबिलिटी है। लेकिन यहां बस एक हल्का सा चीज आप अपने 12th के लेवल के हिसाब से याद रख सकते हैं कि ये 12 मंथ रिजिड मत हो जाना
कि नहीं बस 12 मंथ ही है, सर ने बताया था 12 मंथ है ना। एक ऑपरेटिंग साइकिल का और कॉन्सेप्ट है। अगर ऑपरेटिंग साइकिल आपकी 12 महीने से भी ज़्यादा की है, मान लो आपकी ऑपरेटिंग साइकिल तो 15 महीने की है, 15 मंथ की है। अब 15 मंथ की ऑपरेटिंग साइकिल होने का मतलब है कि अगर आपको कोई पेमेंट करना है और वो मान लीजिए 14 मंथ के बाद करना है तो भी वो करंट ही होगा। क्यों? क्योंकि आपकी ऑपरेटिंग साइकिल 12 से भी ज़्यादा की है। तो आप इसे ऐसे दिमाग में रख सकते हैं कि अगर ऑपरेटिंग साइकिल और 12 मंथ विच एवर इज मोर, जो भी इन दोनों में ज़्यादा हो, ऑपरेटिंग साइकिल और 12 मंथ इन दोनों में जो भी ज़्यादा हो, उस लिमिट तक आप जो भी पेमेंट करने की सोचेंगे वो सब क्या है? वो करंट लायबिलिटी है। लेकिन उसके आगे अगर आप निकलते हैं तब आपकी वो लॉन्ग टर्म यानी कि नॉन करंट लायबिलिटी हो जाएगी। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब मैंने ये बात थोड़ा सा डिटेल इसलिए करके बताई है क्योंकि ये बात मैं आपको जब नॉन करंट एसेट और नॉन करंट लायबिलिटी बताऊंगा तब भी बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं यहां नॉन करंट लायबिलिटीज की, तो इसमें 4 चीजें हमें दिख रही हैं। तो 4 चीजें कौन सी हैं? पहला लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, दूसरा है हमारा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, फिर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो पहले मैं अगर बात करूं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ये तो समझ में आया हुआ है हमारा। हमने मान लो बैंक से लोन लिया, अब हमें पता है बट नेचुरल है कि अब बैंक से लोन हम कोई 2-4 महीने के लिए तो लेंगे नहीं, जाहिर सी बात है 5-7 साल 10 साल के लिए लेंगे, लंबे समय के लिए लेंगे। 2-4 महीने तो बैंक से लोन लेने में लग जाते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, वो फिर हमारा इवेल्युएशन करते हैं, फिर हमें लोन अलाउ करते हैं वो, तो इतना समय तो इसमें निकल जाएगा। इसका मतलब ये बैंक से लोन लिया तो लॉन्ग टर्म ही होगा। आई होप मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। इसके बाद में ये है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ये आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट हो सकता है, लेकिन मैं इसे आसान शब्दों में बताने की कोशिश करता हूं। फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की, तो इसके लिए आपको टैक्सेशन का जानना जरूरी है, लेकिन अभी आपके सिलेबस में कहीं आया नहीं है और आप टैक्स को जानते नहीं है। तो मैं जो बता रहा हूं आसान शब्दों में उसे ध्यान से सुनिए। आपने कोई इनकम की, मान लीजिए 100 करोड़ की आपने इनकम कमाई, मान लो। अब ये 100 करोड़ की इनकम 30% इस पर मान लो आपको टैक्स देना है। आपने 30% मान लीजिए 30 करोड़ रुपीस टैक्स का पेमेंट कर दिया। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग कहते हैं हम इस कंपनी एक्ट के प्रोविजंस को नहीं मानते, हम तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 इसके प्रोविजंस को मानेंगे, और वो अपना अलग ही इनकम निकालने का तरीका बताते हैं। वो कहते हैं ये एक्सपेंस हटाओ, ये इनकम हटाओ, ये इनकम जोड़ो, ये एक्सपेंस करो। ठीक है, ये आपके नियमों से बता दो। सपोज करिए हमारी उनके नियमों के हिसाब से 120 करोड़ की लायबिलिटी, 120 करोड़ रुपए की हमारी इनकम बैठ गई, तो हमारा टैक्स भी 30% कितना बैठता है? 36 करोड़। हमने पे कितना किया? 30 करोड़। तो 6 करोड़ का हमारा क्या हो गया? लायबिलिटी बन गई। लेकिन ये लायबिलिटी हम लोग तुरंत नहीं देनी है, ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के रूप में हमें दिखेगी हमारी बुक्स में। तो अभी आप, मैंने जितना बताया, बस आपका मन में जो जिज्ञासा है उसको शांत करने के लिए बोल दिया है। आप टेक्निकलिटी के चक्कर में अभी जाना नहीं, ये क्या होता है, कैसे होता है, बस डेफर्ड टैक्स है हमारा, इतना ही बहुत है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद बात करते हैं भाई अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। तो हमारी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स जो थी वो तो जैसे डिवेंचर हैं या इस तरह की चीज़ें, वो तो हम समझ ही चुके हैं। कुछ अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, अब इसकी डिटेल अगर आप अपनी बुक में पढ़ोगे तो आइटम वाइज आपको मिल जाएगी कौन सी चीज़ कहाँ आती है, और छोटे क्वेश्चंस के रूप में आप इसे लर्न भी कर सकते हो कि हमारी कौन सी लायबिलिटीज अदर में आती है और कौन सी हमारी मेन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आती है। ठीक है, ये तो मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल दे करके ऐसे ही एग्जाम्पल दिया अपनी तरफ से समझाने के लिए, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। लेकिन अल्टीमेटली है सब नॉन करंट लायबिलिटीज ही। अब प्रोविजंस की बात करें तो हम रिजर्व और प्रोविजन दोनों का अंतर जानते हैं। 11th क्लास में बहुत आप अच्छे से पढ़ के आए हैं, नहीं पढ़ के आए हैं तो मेरा वीडियो लेक्चर उसको देख लेना, प्रोविजंस और रिजर्व पर। चलिए करंट लायबिलिटीज की बात करें तो ये भी इनडायरेक्टली हमने डिफाइन कर दी हैं। करंट लायबिलिटीज मतलब जो हम 12 मंथ से कम में पे ऑफ करने की सोच रहे हो।
अब यहाँ पर भी वही बात दिमाग में रखनी है कि अगर हम करंट लाइबिलिटी, हमारा ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से भी ज़्यादा का है, तो फिर हमें उसे कंसिडर करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए उसी एग्जाम्पल को मैं कैरी करूँ, वापस से बताऊँ कि 15 महीने का हमारा है ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, तो अब हम अगर 13 मंथ में भी पेमेंट करेंगे किसी का, तो हमारी वो करंट लाइबिलिटी ही कंसिडर की जाएगी। आई होप मेरी ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हमारे शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हों, चाहे हमारे ट्रेड पेबल्स हैं, अदर करंट लाइबिलिटीज़ हैं, ये इनके जो और आइटम्स हैं उनको आप किसी भी बुक में से देखेंगे तो उसकी लिस्ट आपको मिल जाएगी और आप वहाँ से उसको, यहाँ मैं आपके टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं समझता हूँ कि आपका यहाँ वीडियो में टाइम खर्च करो। और लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं हमें तो ये भी आप ही समझाइए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके ज़्यादा ऐसी रिक्वायरमेंट आती है, डेफिनेटली आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। अब बात करते हैं हम यहाँ पर एसेट्स की। तो जब हम एसेट्स की बात करते हैं तो एसेट क्या है हमारी? एसेट दो तरह से हम बांट के देख सकते हैं। हम नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, दो तरीके से हम लेकर के चलेंगे इसे। लेकिन उससे पहले हम इसके हेड देखते हैं। नॉन करंट एसेट में हमारी कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो नॉन करंट एसेट में आप देख सकते हैं यहाँ ई पॉइंट तक लिखा हुआ है, ई पॉइंट तक, ABCDE, है ना, 5 पॉइंट है। अब इनको थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। हमारे यहाँ पर ये हमने लिखा है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इनको हम फिक्स एसेट के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले टेंजिबल एसेट। अब टेंजिबल एसेट की अगर बात करें तो टेंजिबल एसेट हमारी क्या होती हैं? जिन्हें हम देख सकें, छू सकें, देसी भाषा में बता रहा हूं। तो ये हमारी हो गई टेंजिबल एसेट। तो जितनी भी हैं हम यहाँ लिखेंगे। इनटेंजिबल एसेट, जिन्हें देख ना सकें, जिन्हें छू ना सकें, जिन्हें जो मतलब हमारे अधिकार होते हैं, राइट्स होते हैं, तो ये हमने यहाँ पर इनटेंजिबल एसेट। अब हमारा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ये क्या चीज होती है जी? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है आप बिल्डिंग बना रहे हैं, लेकिन जिस दिन आपको ये बैलेंस शीट बनानी है, अभी बिल्डिंग बनकर तैयार नहीं हुई है। इसका मतलब आपका कुछ ऐसी एसेट हैं जो वर्क इन प्रोग्रेस है, मतलब उन पर काम चल रहा है, अभी बनकर तैयार नहीं हुई है। पूरी तरह से वो उन्होंने उस एसेट का रूप नहीं लिया है जिस रूप में आप उनको अल्टीमेटली देखेंगे। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट, अंडर डेवलपमेंट, सेम यही। अगर आपकी यही काम इंटेंजिबल एसेट के साथ हो रहा है, मतलब आपने उन्हें अभी कंप्लीट नहीं किया है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? आप इसे यहां पर इस हेड में लिखेंगे। जब हम नॉन करंट एसेट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो ऐसे इन्वेस्टमेंट जिन्हें हमने जिनका इन्वेस्टमेंट, जिन चीजों में हमने इन्वेस्टमेंट लंबे समय के लिए किया है, मतलब वही 12 महीने से ज्यादा के लिए किया है। मान लीजिए हमने किसी कंपनी के शेयर खरीदे और वो शेयर हमने, ऐसा नहीं है कि अभी बेचने हमें 2-4 महीने में जैसे ही अच्छा रेट आएगा तो हम बेच देंगे। हमारा मकसद है उसको रोकने का। हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया है, बस हमारे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो जाएंगे। डेफर्ड टैक्स एसेट, नेट अगेन फिर वही है, अगर किसी वजह से हमारा टैक्स ऐसा है जो इन फ्यूचर हमें देने पड़ने की जरूरत है तो फिर वो लायबिलिटी थी। अगर किसी वजह से हमारा टैक्स ज्यादा चला गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से या टैक्स वालों के हिसाब से, तो फिर उसको हम एसेट के रूप में अपने यहाँ लिखते हैं। यानी कि सेम चीज ये इसी तरह से लिखी जाएगी, यानी कि लायबिलिटी थी और यहाँ पर वही चीज एसेट के रूप में, अगर उसका रिवर्स इफेक्ट है तो। इसके बाद में हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस की। मतलब अगर हमने, मतलब हमारी कंपनी ने लोन्स दे दिए किसी को, किसी दूसरी कंपनी को दिए या किसी इंडिविजुअल को दे रखे हैं हमने अपने लोन्स, तो लोन्स और एडवांसेस, एडवांसेस एक और शब्द है। मान लीजिए हमें कोई चीज़ खरीदनी है और उसके लिए हमने एडवांस दे रखा है, लेकिन वो लंबे समय में वो डीलिंग पूरी होने वाली है, तो ये जो लोन्स एंड एडवांसेस हैं हमारे यहाँ पर इस हेड के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद में जब बात करते हैं अदर नॉन करंट एसेट, जो इनमें एग्जैक्ट ना आ पाए तो वो अदर नॉन करंट एसेट में आ जाएंगे। बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद में बात करें अगर करंट एसेट की, तो करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज। करंट इन्वेस्टमेंट अभी जो नॉन करंट थे उसका रिवर्स अगर है, मान लीजिए हमने किसी कंपनी के शेयर खरीदे और ये सोच के खरीदे कि हम इसे 1-2 महीने में बेच देंगे, जैसे रेट अच्छा होगा तो बेच देंगे, तो ठीक है, ये हमारा कैसा हो जाएगा? ये हमारा करंट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। इन्वेंट्रीज, इसका एक नाम स्टॉक भी है,
मतलब स्टॉक के रूप में तो आप जानते ही हैं, 11th में भी आपने किया है। तो हमारा स्टॉक कह दीजिए इन्वेंट्रीज, हमारे परफॉर्मे में हम इसे इन्वेंट्रीज ही लिखते हैं। तो जितनी भी हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री है, जो भी स्टॉक्स हमारे पास बचे हुए हैं, वो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या है? तो भाई जो हमने उधार माल बेचा है, हमने ऑन क्रेडिट गुड्स बेचे हैं, सेल किए हैं, उसमें क्या होगा? हमारे पैसे इन फ्यूचर आएंगे, तो ये हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स हो जाएंगे। तो हम अपनी सर्विसेज या गुड्स बेचते हैं, उधार बेचते हैं, तब हमारा ये ट्रेड रिसीवेबल पिक्चर में आते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब ये है कि या तो बिल्कुल सीधे सीधे हमारे गले में जो कैश पड़ा हुआ है, हम उसकी बात कर रहे हैं, या कैश के बराबर ही कोई चीज, मतलब ऐसी कोई हमारे पास में एसेट है जो लगभग कैश है, मतलब जब चाहे उसे कैश में बदल लें, इजी टू कन्वर्ट इनटू कैश। तो वो सब इस टाइटल में लिखी जाएंगी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और फिर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, मान लीजिए हमने कोई आइटम परचेज करने के लिए किसी को एडवांस दे दिया है और उसने कह दिया कि 15 दिन बाद आपका ये सामान पहुंच जाएगा, तो ये जो हमने एडवांस दिया और इस बीच में आ गई मान लीजिए हमारी डेट, जो हमें जिस पर ये बनाना है, अगर डेट बीच में ना आए, ये मैं आपको सभी को एक बार क्लियर कर देता हूं, अगर बीच में डेट ना आए तो ये प्रोसेस है, चलता रहता है। हर वक्त कुछ ना कुछ हमारा वर्क इन प्रोग्रेस होता है, हर वक्त कुछ ना कुछ हमारा ये इस तरह से जो यहाँ लिखे हुए हैं वो सब एडवांसेस है। मान लो एग्जांपल दे रहा था मैं, वो सब होते ही हैं, हर वक्त कुछ ना कुछ होते हैं। दिक्कत कब आती है? जब डेट बीच में आ गई, मान लो 31 मार्च आ गया, अब हमें उस वक्त उसकी रिकॉर्डिंग करनी है, किस नाम से करें, तब हमें दिक्कत आती है। आई होप मेरी ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर आखिर में हमारी अदर करंट एसेट है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको और बता दूं, यहाँ पर इस कॉलम तक तो मैंने डिफाइन कर दिया, हमने 2 कॉलम लिखे हैं अमाउंट्स के, यहाँ एक नहीं 2 कॉलम लिखे हैं, क्योंकि हमें ये कंपेरेटिव स्टडी की तरह से देखना है। हमने करंट पीरियड का और प्रीवियस पीरियड का दोनों के डाटा लेने हैं। तो ये लिखा फिगर्स एज एट द एंड ऑफ करंट रिपोर्टिंग पीरियड। करंट रिपोर्टिंग पीरियड उसको कहते हैं जिस वर्ष के लिए हम अपने अकाउंट बना रहे हैं। मान लीजिए हम अभी 2020-21 इसके लिए अकाउंट बना रहे हैं, तो ये हमारा करंट पीरियड हो जाएगा। अगर 2021 करंट पीरियड है तो 1920 ये हमारा हो जाएगा कौन सा पीरियड? 2019-2020 ये पीरियड हो जाएगा हमारा प्रीवियस पीरियड। तो भाई हमें करंट पीरियड और प्रीवियस पीरियड दोनों के डाटा लिखने। अगर हम शेयर कैपिटल लिख रहे हैं, मान लीजिए हमने शेयर कैपिटल लिखी, अभी 100 करोड़ की है मान लो हमारी शेयर कैपिटल, तो यहां कितनी थी प्रीवियस पीरियड में, हमें वो भी लिखनी है। इसका मतलब हम जब अकाउंट बनाते हैं तो उस अकाउंट को बनाते हुए हमें ये ध्यान रखना होता है, इन दोनों फिगर्स का ही अपना महत्व है और इसका इंपॉर्टेंस आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा जब मैं आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट बताऊंगा तब। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। आप लोग तैयार रहिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर सिस्टमेटिक स्टडी, फॉर कंसेप्चुअल स्टडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।